बात अमरनाथ धाम की कर लेते हैं, जहां पर आसमान से आई आफत ने कई लोगों की जान ले ली। अचानक बादल फटने से अमरनाथ गुफा के बगल से सैलाब बहने लगा और टेंट में ठहरे श्रद्धालुओं को भागने का मौका भी नहीं मिला। सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। बादल फटा, आया सैलाब। गुफा के पास फटा बादल, पहाड़ से नीचे सरका सैलाब। शाम करीब 5:30 बजे अचानक बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। नीचे टेंट में ठहरने वालों पर मानो मुसीबत टूट पड़ी। लोग जब तक समझते तब तक कई लोगों को सैलाब बहा ले गया। अमरनाथ गुफा के पास जैसी हमें सूचना मिली है, लगभग 5:30 बजे के आसपास काफ़ी तेज बारिश हो रही थी काफ़ी देर से, और वहाँ पर पहाड़ के बगल में जो गुफा है उसी के ऊपर से अचानक से तेज पानी आने लगा और नाले का बहाव धीरे धीरे तेज होने लगा। अमरनाथ गुफा के बिल्कुल बगल में आप सैलाब को गिरते हुए देख सकते हैं। ये अमरनाथ गुफा है और जब इसकी दाईं ओर देखेंगे तो पानी और मलबा तेजी से बहता हुआ दिखाई देगा। बारिश के दौरान ये धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन अचानक बाढ़ आ गई। जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं, आईटीबीपी है, बाकी सारी एजेंसीज, हमने तुरंत अलर्ट किया। पिछले साल भी वहां पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें काफी क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही जैसी स्थिति पैदा हुई थी। तो इस बार पहले से हम लोग अलर्ट थे, चूंकि इलाका काफी नैरो है। तो वहां नीचे की तरफ कुछ टेंट भी लगे हुए थे, जिसमें कि कुछ हमारे बलों के भी टेंट थे और उसमें कुछ श्रद्धालु भी थे। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु इन्हीं कैंपों में ठहरे हुए थे। आईटीबीपी ने उन्हें अलर्ट किया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा सैलाब पहाड़ से नीचे आएगा। पानी की तेज धार में कई लोग बह गए। शुरू में 5 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन बाद में आंकड़ा बढ़ता चला गया। संयोग ठीक था कि मौके पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान मौजूद थे। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इन 10 to 15 मिनट्स काफी लोगों को वहां से निकाला गया, जिससे काफी लोगों को हम बचा सके हैं, वहां पे निकाल सके हैं। काफी सारे टेंट बह गए हैं, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन तुरंत ही हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बादल फटने की सूचना के बाद तुरंत अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। मौके पर मौजूद हजारों लोगों को हटाया गया। पानी गुफा के पास से आ रहा था, लेकिन तबाही गुफा से 2 किलोमीटर दूर हुई, जहां पर यात्रियों के लिए टेंट लगाए गए थे। आईटीबीपी की 2 कंपनियां और साथ ही साथ बाकी सारी जो हमारी फोर्सेस हैं, उसमें एनडीआरएफ है, इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके साथ लगातार हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर लगाए गए, लोगों को एक एक कर निकाला गया। हालांकि बारिश धीमी पड़ गई थी, लेकिन पानी का प्रवाह तेज था, इसलिए एनडीआरएफ की टीम कोई कोताही नहीं बरतना चाहती थी। और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है। रात 8:30 बजे तक 10 लोगों की मौत की खबर आ चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। एनडीआरएफ की माने तो स्लोप तेज होने की वजह से पानी का प्रवाह तेज था और नीचे आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सैलाब में न सिर्फ इंसान बल्कि गाड़ियां भी बह गईं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया और लिखा कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से बात कर स्थिति का जायजा लिया और बचाव और राहत कार्य जारी है। प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनोज सिन्हा से बात की। शाह ने ट्वीट किया कि बाबा अमरनाथ की गुफा के पास बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड के संबंध में मैंने एलजी मनोज सिन्हा से बात कर स्थिति की जानकारी ली। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव काम में लगे हुए हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अमरनाथ में आई तबाही पर दुख व्यक्त किया। सीएम ने लिखा कि पवित्र अमरनाथ गुफा के समीप दैवीय आपदा के कारण हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है।
देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो लोग सैलाब में बह गए हैं उनकी खोजबीन हो रही है। यार मैं पानी खोदते भाव आया, मैं यहाँ खड़ा था गाड़ ले हुए, मैंने हाथ हिलाया, लाइटें मारी, डबल गाड़ी नहीं रोकी। फिर ज्यादा उधर कार आते रही, पानी हाथ से पूरी गाड़ी बह गई। मेरे सामने वाली बात, हाथ से मेरे सामने वो आई वाला पूरा हुआ। अब मैं मना कर रहा हूँ, मैं हाथ ला रहा हूँ। मैंने सुबह 5 बजे टाइम हुआ। उत्तराखंड के रामनगर से आई तस्वीर उन लोगों को सावधान करती है जो कार से पहाड़ की सैर करने निकले हैं। 10 लोग एक ही कार में सवार थे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। वो इतनी तेजी में थे कि पानी के बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाए और सीधे नदी में जा गिरे। पानी का प्रहार इतना तेज था कि उन्हें बचने का मौका नहीं मिला और एक साथ 9 लोगों की मौत हो गई। एक कार 10 सवार, नौ की मौत, एक लड़ रही है जिंदगी के लिए जंग। धार में फंसी कार को निकालने में जुटे 3 ट्रैक्टर। क्या लापरवाही में गई जान या रफ्तार की वजह से कुछ नहीं दिखा? आखिर रामनगर के ढेला नाले में कार कैसे गिरी? इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई यही सवाल कर रहा है। रामनगर के ढेला नाले पर सुबह 5 बजे हादसा हुआ। कार नाले में गिर गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। जी देखिए, जो अभी तक संज्ञान में आया कि करीब 5 सवा 5 के बीच में एक गाड़ी जो है ढेला से रामनगर की तरफ आ रही थी और वो अनियंत्रित होकर वो जो रपटा है उसके नीचे जो है नदी है उसमें गिर गई। पानी की तेज धार के चपेट में आते ही कार पलट गई। कार के अंदर सवार 10 लोग अंदर ही फंस गए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने शोर कर स्थानीय लोगों को बुलाया और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रामनगर की ढेला नदी में सुबह सुबह कहर बरपा है। रात हुई बारिश, 2 बजे बाद बारिश बताई जा रही है कि यहाँ हो रही थी। उसके बाद जो बारिश हुई है उस बारिश में ढेला नाला अपने पूरे उफान पे था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद न सिर्फ जापान में लोग दुखी हैं, बल्कि हिंदुस्तान भी उनके गम में शामिल है। क्योंकि जापान और भारत के बीच सिर्फ राजनीतिक रिश्ते नहीं, हमारी सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं। कहा जाता है कि शिंजो आबे को भारत से इश्क था। वो अपने नाना की गोद में बैठकर भारत की कहानियां सुना करते थे और जब पीएम बने तो दोनों देशों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। पीएम मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी और इसलिए पीएम मोदी ने शिंजो आबे की याद में एक के बाद एक कई ट्वीट कर अपना दुख व्यक्त किया और एक सभा में बोलते बोलते भावुक भी हो गए। भारत ने अपना एक खास अच्छा दोस्त खो दिया है। वो भारत के सबसे बड़े और सबसे अच्छे मित्र थे। उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी से जबरदस्त केमिस्ट्री थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पीएम मोदी के साथ कदम मिलाकर भारत और जापान के बीच दोस्ती की नई कहानी लिखी।
67 साल के शिंजो आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े थे। शिंजो को एक आक्रामक नेता के तौर पर जाना जाता है और हिंदुस्तान के साथ दोस्ती निभाने वाले नेता के रूप में भी मशहूर रहे। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और वहां से प्रधानमंत्री शिंजो आबे में ये समझ थी कि एक दूसरे के लिए क्या करना है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम। शिंजो आबे ने काशी और क्योटो के सांस्कृतिक विरासत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाने में सहयोग किया। उनके अंदर एक धारणा थी कि काशी का और जापान का एक ऐसा अटूट संबंध हो, उसका जीता जागता उदाहरण रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। उन्होंने उसी समय उद्घोषणा की थी कि जो भी होगा भारत सरकार के लिए हम अपनी तरफ से हर तरह का सहयोग करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के बीच खास रिश्ता था। दोनों नेता जब भी मिलते थे तो दोनों की मुलाकात में गर्मजोशी देखते ही बनती थी। पीएम रहते हुए आबे जब भारत आए थे तो पीएम मोदी उन्हें बनारस लेकर गए थे। आबे की दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती को भारत नहीं भूला है। शिंजो आबे जब भारत से विदा हुए थे, मोदी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता भेंट की थी। काशी के प्रति उनका बहुत ही बेहद लगाव था। उन्होंने जिस भाव के साथ, जिस भाव भंगिमा के साथ माँ गंगा की आरती में माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ करके आरती की थी। 2017 में पीएम मोदी के साथ रोड शो भी किया। गुजरात के कल्चर को भी समझा तो यहाँ के बारे में जानने के लिए उत्सुक दिखे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिंजो आबे खुद भारत से बहुत प्रेम करते थे। उनका भारत के साथ बहुत बड़ा लगाव था और लगाव उनके दादा, उनके पिता, इन सब के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनके बारे में था। उनके साथ सुना है कि वो आए भी थे यहाँ पर, उन्होंने खुद ही इस बात के बारे में कहा है। पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। वह एक महान वैश्विक राजनेता, प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मेरा जुड़ाव कई साल पुराना है। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें जानता था। मेरे पीएम बनने के बाद भी हमारी दोस्ती जारी रही। पीएम मोदी ने कुल 7 ट्वीट किए। हर ट्वीट में दोस्त के खोने का दुख था। पीएम मोदी ने अपने आखिरी ट्वीट में शिंजो आबे की तस्वीर शेयर की और दूसरे ट्वीट में लिखा है कि अपनी हाल की जापान यात्रा के दौरान मुझे उनसे दोबारा मिलने और कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए खबर 1 मिनट।